हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 15 ऐसे रेड फ्लैग्स के बारे में स्टडी करेंगे जो भी किसी इन्वेस्टर को किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले चेक करने चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो हार्ड अर्न मनी है वो सही स्टॉक तक पहुंचेगी और आप थोड़ा अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर आप गलत स्टॉक में फंस गए तो हो सकता है कि आपकी जो हार्ड अर्न मनी है उसको लेके डूबे, खुद कंपनी डूबेगी और आपको भी लेके डूब सकती है। तो यहाँ पे 15 ऐसे रेड फ्लैग्स की बात करेंगे हम, और ये एक फंडामेंटल वीडियो है। तो फर्स्ट यहाँ रेड फ्लैग की बात करता हूँ कि जब कंपनी की जो प्रॉफिट है और जो उसके कैश फ्लो है वो आपस में मैच नहीं करें। कहने का मतलब ये है कि कंपनी अपनी ग्रोथ को दिखाने के लिए फॉल्स बेसिस पे सेल्स को भी दिखा रही है, और अगर सेल्स में ग्रोथ दिखेगी तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉफिट में ग्रोथ दिखेगी। तो वो दोनों कंडीशन में सेल्स और प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, बट उनका जो कैश फ्लो है फ्रॉम ऑपरेशन है वो कंटिन्यू बेसिस पे ग्रोथ नहीं आ रहा है। अगर आपको चेक करना है ये कैसे चेक कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, जो कंपनी का प्रॉफिट है उसका जो लास्ट 5 से 10 साल का जो 5 से 10 साल का जो प्रॉफिट है उसका सम, और जो आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है उसका जो सम है, दोनों को अगर आप ऐड करते हैं और अगर वो इक्वल आता है लगभग, जो प्रॉफिट है वो और जो कैश फ्लो है वो फ्रॉम ऑपरेशन वो अगर इक्वल आता है या ऑलमोस्ट बराबर आता है, तो उस कंडीशन में ये है कि कंपनी अच्छे से बिजनेस कर रही है और उनका कैश फ्लो और प्रॉफिट है वो सब हेल्थी है। अब ऐसा दो कंडीशन में होता है कि ये मिसमैच होने के रीजन, पहला रीजन ये है कि जब भी कंपनी क्या करती है कि कंपनी ने किसी अपने मतलब बी टू बी या बी टू सी के अंदर सेल्स कर ली है, बट जो वो जो बायर है उस पर्टिकुलर बायर ने कंपनी को वापस पैसा नहीं दिया है। इस कंडीशन में वो क्या होता है कि कंपनी के लिए जो प्रॉफिट है वो तो दिख जाता है बैलेंस शीट के अंदर, बट जो उनका कैश फ्लो है वो आ ही नहीं पाता, इस वजह से ऐसा होता है। फर्स्ट रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि कई ऐसे क्या होता है कि कई स्मॉल कंपनीज होती है, छोटी कंपनी होती है, कई बड़ी कंपनियां भी ऐसी प्रैक्टिसेस करती हैं। उसमें क्या होता है कि वो लोग अपनी फॉल्स सेल्स को दिखाते हैं ताकि वो कंटिन्यू बेसिस पे अपनी ग्रोथ दिखा सके, और वो ग्रोथ जब तक ग्रोथ दिखेगी तो इन्वेस्टर भी उनके कंपनी में उनके पर्टिकुलर शेयर्स को खरीदेगा, और अगर शेयर का प्राइस कंटिन्यू बेसिस पे बढ़ा तो उनको ही बेनिफिट है, उनकी वेल्थ क्रिएशन होती रहेगी। तो ऐसा कंपनियां इसलिए करती हैं। तो इसका अगर एग्जांपल देखें तो हम बात कर सकते हैं यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक के केस में क्या हुआ था, कंपनी ने बहुत ज्यादा मात्रा में लोन बांटे थे बट उनकी रिकवरी ही नहीं हो पाई थी। तो ये आप चेक कर सकते हैं। और आगे हमने देखा कि जब यस बैंक का जब एक कांड पूरा सामने आया, स्कैम पूरा सामने आया, तो शेयर कहाँ से 400 से कहाँ शेयर आज 20 रुपए 30 रुपए के बीच में इतना कम उस पर ट्रेड कर रहा है। तो ये था रेड फ्लैग नंबर 1। और इसको लेकर हमने डेडिकेटेडली एक वीडियो भी बनाई है कि कंपनी के रिसीवेबल से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंपनी सही तरीके से बिजनेस कर रही है नहीं कर रही है। आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। नंबर 2 जो रेड फ्लैग आता है वो है प्रमोटर होल्डिंग कॉन्स्टेंटली डिक्रीज। अब प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज दो तरीके से हो सकती है, और ये कोई बुरा भी नहीं है कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो डिक्रीज हो रही है। मैटर क्या करता है कि यहाँ पे दो केस आते हैं। पहला केस, अगर प्रमोटर की जो होल्डिंग है, प्रमोटर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हैंड है किसी भी कंपनी का, अगर वहाँ स्ट्रॉन्ग हैंड से कंपनी का जो मतलब शेयर्स है या फिर ओनरशिप है वो एफआईआईज या डीआईआईज के पास में जा रही है, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बायर और जो हमारे यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, अगर इनके पास में अगर होल्डिंग जा रही है तो डेट इज अ गुड साइन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हैंड से कंपनी का जो ओनरशिप है वो स्ट्रॉन्ग हैंड की तरफ ही जा रहा है। बट दूसरा सिनेरियो, अगर स्ट्रॉन्ग हैंड यानी कि प्रमोटर मान सकते हैं और एफआईआईज और डीआईआईज को भी मान सकते हैं, अगर यहाँ तीनों के एंड से होल्डिंग जा रही है सीधा पब्लिक के पास में है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो पर्टिकुलर कंपनी पब्लिक को सीधा माल चेप रही है। अब अगर हम एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जी एंटरटेनमेंट को आप देख सकते हैं, और इसके तो बहुत सारे एग्जांपल है। वोडाफोन आइडिया हो गया, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा, ये कई ऐसी कंपनीज हैं जहां पर प्रमोटर ने अपना पूरा का पूरा माल ऑलमोस्ट पब्लिक को चेप दिया है। तो ये भी एक रेड साइन है और रेड फ्लैग है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले, ये भी आप चेक कर सकते हैं। अगर हम थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं कि प्रमोटर प्लेस शेयर्स राइजिंग एवरी क्वार्टर। अब जो प्रमोटर है उन्होंने अपने जो शेयर्स है उसको हर क्वार्टर के अंदर उनके जो प्रमोटर के शेयर्स है वो प्लेस ही होते जा रहे हैं। और ये जो चीज है, ये जो प्लेजिंग वाला सिस्टम वो ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है, वो हर बार बढ़ता जा रहा है एक्चुअल में। और जब भी हम उनकी कॉन कॉल पढ़ते हैं उससे प्रमोटर मैनेजमेंट से उसके बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ भी बिजनेस में ग्रोथ के लिए, बट हमें ग्रोथ भी नहीं दिख रही और प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कंटिन्यू बेसिस पे प्लेज में जा रही है। ये भी एक रेड साइन हो सकता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि उस कंपनी में कूदने के पहले या उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले इस तरह के ड्यू डिलीजेंस को चेक कर ले। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं डीएचएफएल।
तो DFHL वाले केस में भी यही हुआ था कि कंपनी के जो प्रमोटर है वो कंटिन्यू बेसिस पे जो अपनी होल्डिंग है उसको प्लेस करते गए और अंत में कुछ नहीं हुआ और कंपनी पूरी क्रैश हो गई। अगर हम रीजन 4 की बात करें, रेड फ्लैग नंबर 4, तो प्रमोटर इज ऑलवेज ऑन टीवी। कई ऐसे प्रमोटर है वो अपने आप के अपनी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए, अपने आप को शोकेस करने के लिए कंटिन्यू बेसिस पे टीवी या सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। उनका इतना फोकस बिजनेस में नहीं है जितना ज्यादा उनका इन सोशल मीडिया या फिर सोशली अपने आप को दिखाने में ज्यादा है। अब ये अच्छा और बुरा हो सकता है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कई बार ऐसा होता है। तो इस चीज को भी आप रेड फ्लैग देख सकते हैं, क्योंकि कहीं हो सकता है कि कोई भी इन्वेस्टर, आप मतलब ये चेक कीजिए कि आप उस पर्टिकुलर बिजनेस से प्रभावित होकर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप उसके जो प्रमोटर है उसकी लाइफस्टाइल से या फिर उसकी बातों से इंफ्लुएंस होकर उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर स्टेक मतलब पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए हम सबसे बड़ा यहाँ पे नाम है जैसे किंगफिशर, तो उनके शो ऑफ की लाइफ के बारे में तो सभी को पता है और कितना बड़ा ये स्कैम हुआ जो आप सभी जानते हैं। तो अगर रेड फ्लैग नंबर 5 की बात करें हम, तो राइजिंग डेब्ट विदाउट मैचिंग अर्निंग और इंटरेस्ट कवरेज। अब कंपनी क्या कर रही है, कंटिन्यू बेसिस पर डेब्ट को तो इंक्रीज कर रही है, बट उसके डेब्ट के पीछे का रीजन है, अगर कंपनी जब भी कॉन कॉल या मैनेजमेंट से पूछते हैं, अगर वो एक गाइडलाइन देती है कि हम कर्जा इसलिए ले रहे हैं ताकि हम अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकें और अपने मतलब जो बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, बट ना डेप्थ तो कंटिन्यू बेसिस पे बढ़ रहा है, लेकिन जो उनकी अर्निंग है वो इतनी फास्टली नहीं बढ़ पा रही। इस कंडीशन के अंदर भी ये क्या है, एक रेड फ्लैग है, क्योंकि डेप्थ कितना बढ़ता रहेगा और अर्निंग अगर रिकवर नहीं हुई तो वो डेप्थ एक पूरा का पूरा ट्रैप बन जाएगा। तो इस तरह के जो कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करने के पहले भी आप थोड़ा सोच सकते हैं। अब इसके लिए एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम बात कर सकते हैं जेट एयरवेज, जिनका लगातार डेप्थ बढ़ता गया लेकिन बिजनेस इतना अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाया, और उसका ये हुआ कि लास्ट में कंपनी को बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी और जो आई थिंक इनके प्रमोटर को मेरे हिसाब से जेल हो रही है। तो इस तरह के रेड फ्लैग से भी आप ध्यान में रख सकते हैं। रेड फ्लैग नंबर 6, टू मैनी सब्सिडरीज और इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। अब इतना ज्यादा मतलब सब्सिडरीज हो चुकी है किसी भी ग्रुप की, किसी भी कंपनी की, और वहां पे इतने ज्यादा मात्रा में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं कि वो कॉम्प्लेक्स हो रहा है टू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो ये जो होगा ये एक फोगी फाइनेंस हो सकता है। और इस तरह का एक एग्जांपल है IL&FS, जो ये कंपनी थी जो FMC सॉरी NBFC कंपनी थी, इसकी लगभग 250 से ज्यादा सब्सिडरीज थी। और जब इन्होंने, इनको ये भी नहीं पता था कि कौन किसको ओन कर रहा है, कौन किस सब्सिडरीज को ओन कर रहा है, और इस वजह से जो कंपनी है इसने इंडिया का सबसे बुरा फाइनेंशियल स्कैम या फिर फाइनेंशियल डिजास्टर ये बनी थी। तो इस तरह के अगर बहुत ज्यादा सब्सिडरीज है किसी कंपनी की और आइडेंटिटी नहीं कर पा रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में मैं आई होप कि आपको ऐसी कंपनी से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। अगर हम रेड फ्लैग नंबर 7 की बात करें, फ्रीक्वेंसी चेंज ऑफ ऑडिटर और डिजाइन। अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर जो ऑडिटर होता है वो एक्सटर्नल पर्सन होता है, उसका कंपनी से डायरेक्ट को लेना देना नहीं होता, वो ऑडिट करने के लिए वहां बैठा होता है कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल है या बिजनेसेस को। अब मान लीजिए कि कंपनी का जो ऑडिटर है वो बार बार उसको छोड़ के जा रहे हैं या कोई रीजन नहीं बता पा रहा है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि उस कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है, गलत खिचड़ी पक रही है। तो उस कंडीशन में भी अगर बार बार ऑडिटर चेंज हो रहा है, ऑडिटर जा रहा है, रिजाइन मार रहा है, तो इस कंडीशन में भी आपको एक रेड फ्लैग की तरह है ये, और आप इस तरीके से जो कंपनीज है उसको भी थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम बात करें तो एक मनपसंद बेवरेजेस है, जैसे वरुण बेवरेजेस है वैसे मनपसंद बेवरेजेस था। तो इनके जो अर्निंग रिपोर्ट आने के पहले क्या किया था कि इनके जो डिलोइट है, जो इनका ऑडिटर था, उसने रिजाइन दे दिया था या उन्होंने हटा दिया था, जो भी इनके बीच में इशू रहा, और इसकी वजह से जो इनका स्टॉक है वो 95% तक क्रैश हो गया था। तो इस तरह के रेड फ्लैग से भी आप बच सकते हैं अगर आप पहले से ही इन चीजों को ट्रैक कंटिन्यू बेसिस पे करेंगे किसी भी बिजनेसेस को। रेड फ्लैग नंबर 8 की बात करते हैं कि कोई कंपनी है वो हाई डिविडेंड पे आउट कर रही है अपने इन्वेस्टर को, जबकि कंपनी का अगर देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग है, बट वो कंपनी कर्जा लेकर या किसी भी तरीके से फंड मैनेज करके, फंड अरेंज करके वो क्या कर रही है, अपने इन्वेस्टर को कंटिन्यू बेसिस पर डिविडेंड पे आउट कर रही है। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपनी चाहती है कि जो उसके इन्वेस्टर है वो उसके पास रहे।
अब ये कहने में तो अच्छी बात है कि कंपनी इन्वेस्टर के बारे में सोच रही है, लॉस होने के बाद में भी उनको डिविडेंड दे रही है, बट ये रेड सिग्नल है, क्योंकि आज कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर को डिविडेंड देकर अट्रैक्ट कर रही है, और एक टाइम पे वो शेयर बढ़ाकर हो सकता है कि वो सारा का सारा माल कंपनी अपने इन्वेस्टर को चेप दे, या फिर जो भी पब्लिक है या रिटेल इन्वेस्टर है उनको चेप सकती है। अब चूंकि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, उसके बाद में भी वो कर्जा लेकर बिजनेस को ग्रो करने की जगह वो क्या कर रही है, इन्वेस्टर को खुश रखने के लिए डिविडेंड पे कर रही है। तो इस तरह के जो बिजनेस है उससे भी आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रख सकते हैं, ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है आपके लिए। और कंपनी रेड फ्लैग नंबर 9 की बात करें कि सडन राइज इन अदर इनकम, कंपनी की जो ग्रोथ है, कंपनी की जो सेल्स है उसमें ग्रोथ नहीं आ रही, कंपनी जो ऑपरेशन से रेवेन्यू कमा रही है उसमें ग्रोथ नहीं आ रही, बट कंपनी के अदर इनकम सडनली बेसिस पे बढ़ने लग जाए, यानी कि कुछ ना कुछ तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है, कंपनी के बिजनेस में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इस बिजनेसेस को ट्रैक कर सकते हैं कि वो अदर इनकम सही तरीके से आ रही है या नहीं आ रही है, और कंपनी की जो सेल्स है वो गिरने का क्या रीजन है और अदर इनकम बढ़ने का क्या रीजन है। तो ये भी एक रेड फ्लैग आपके लिए हो सकता है। रेड फ्लैग नंबर 10 की बात करें तो रेगुलरली मिसिंग अर्निंग गाइडेंस। अब कंपनी हर क्वार्टरली अपनी गाइडलाइंस बता रही है कि हम इतने इस क्वार्टर में इतनी ग्रोथ करेंगे, इस फाइनेंशियल ईयर में हम ये ग्रोथ करेंगे, हम ये कैपेक्स करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, बट एक्चुअल में कंपनी की जो बातें सब फर्जी बातें हैं। अगर वो गाइडलाइन को कंटिन्यू बेसिस पे मीट नहीं कर पा रही। अब रिसेंटली हमने 3 कॉन कॉल्स करी है, जिसके अंदर मनोरमा इंडस्ट्री पे कॉन कॉल करी, तो उसमें कंपनी जब भी अगर 100 रुपए की गाइडलाइन देती है तो कंपनी 105 या 110, यानी कि अपनी जो गाइडलाइन है उसको बीट करती है और इम्प्रूव करती है अपनी गाइडलाइन को। वहीं अगर हम बात करें कि जो केबल एंड वायर से रिलेटेड बिजनेस में है दोनों कंपनी, जैसे कि एक तो पॉलीकैब इंडिया और दूसरी हमारे पास में है जैसे के आई इंडस्ट्री की वीडियो मैंने कल अपलोड करी थी। उसमें उन्होंने कंपनी ने गाइडलाइन दी थी कि वो जितना भी मतलब ग्रो कर रही है ना, 17-18% की उनकी इनिशियली गाइडलाइन थी, और वो उससे ज़्यादा 20% की उन्होंने रिवाइज गाइडलाइन दी है। तो कई ऐसे अच्छे बिजनेसेस होते हैं, देयर इज नॉट बाय एंड सेलिंग रिकमेंडेशन इन कंप्लीट एंटायर वीडियो, बट ये एक एग्जांपल है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कंपनी की गाइडलाइन है वो कंटिन्यू बेसिस को है उसको रिवाइज कर रही है, और जितना वो बोल रही है उतना जितना कमिटेड वो है और उस कमिटमेंट को पूरा कर पा रही है, तो उस सिग्नल में वो चीज़ अच्छी है एज कम्पेयर टू कि कंपनी ने वादे बड़े बड़े कर दिए और एक्चुअल में उन्होंने रियलिटी में कुछ, ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में हम बात कर सकते हैं जैसे वोडाफोन आइडिया। तो अभी थोड़ा टाइम पहले, साल भर पहले वोडाफोन आइडिया ने अपने नए नए प्लान्स निकाले, बहुत सारी नई नई चीज़ें करी, बट एक्चुअल में उनकी एक भी गाइडलाइन उनके जो उनके रिजल्ट है और उनके अर्निंग ग्रोथ या उन कंपनी को लेकर कभी भी वो मैच नहीं हो पाई। इस वजह से जब इनिशियली देखें हम तो कंपनी का, एक ज़माने में कंपनी का जो शेयर था वो 120 रुपीज़ था। आज कंपनी का स्टॉक है जो कि बिरला ग्रुप से और वोडाफोन ग्रुप जो कि दुनिया में टॉप 5 ग्रुप में आता है, उनकी कंपनी होने के बाद में भी आज इसको पेनी स्टॉक की तरह इस स्टॉक को देखा जाता है। तो ये देखा जा सकता है कि कंपनी अपनी गाइडलाइन को कंटिन्यू बेसिस पे मीट क्यों नहीं कर पा रही, और कंपनी गाइडलाइन जो दे रही है वो उस पर खड़ा उतर रही है नहीं उतर रही। तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। ये टोटल 10 रेड फ्लैग हो चुके हैं। रेड फ्लैग नंबर 11 की बात करें, लार्ज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन विद लिटिल डिस्क्लोज। अब कंपनी ने कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करा है, लेकिन उसके बारे में ना रेगुलेटर को ना फिर अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉपर वे में उन्होंने बताया नहीं है, उसको मतलब डिस्क्लोज नहीं किया है या फिर मिसगाइड किया है। तो इस कंडीशन में जो इस तरह के जो शेयर्स होते हैं, इस तरह की जो कंपनीज होती है, उससे भी इन्वेस्टर को मतलब मोस्टली डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि जब कंपनी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रही, मतलब प्रमोटर इन्वेस्टर को कुछ समझ नहीं रहे हैं या रेगुलेटर को कुछ समझ नहीं रहे, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आगे जाके भी कंपनी धोखा दे सकती है। अगर हम रेड फ्लैग नंबर 12 की बात करें तो रेगुलेटरी और टैक्स रेट कीप्ड अंडर वेट, यानी कि उस कंपनी के ऊपर या तो रेगुलेटर्स की या फिर ईडी की जो रेट है वो कंटिन्यू बेसिस पे पड़ रही है या पड़ने वाली है, या कोई भी मार्केट में ऐसा सर्कुलेशन चल रहा है, तो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही पीसी ज्वेलर वाले केस में हुआ था, और उसकी वजह से जो कंपनी का जो शेयर है वो पूरी तरह से क्रैश हुआ था। तो जब भी कोई टैक्स वाला या टैक्स या फिर रेगुलेटर की कुछ भी ऐसी रेट वगैरह पड़े, तो उस तरह के शेड से भी इन्वेस्टर को थोड़ी डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए। अगर रेड फ्लैग नंबर 13 की बात करें, प्रमोटर विद हिस्ट्री ऑफ फेल्ड वेंचर, कंपनी का जो प्रमोटर है वो फेक है, या फिर जो पिछला जो बिजनेसेस है उसमें सब में उसने अपना नाम खराब किया है या फिर अच्छा नहीं किया है, तो इस तरह ये भी एक रेड सिग्नल हो सकता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले।
तो इसको भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए किंगफिशर एयरलाइन वाला जो प्रमोटर है, उसने पहले के जो बिजनेसेस करे उसके अंदर और मतलब उसने कई ऐसे फेल्ड वेंचर करे, उसके बाद में भी अगर इन्वेस्टर उस कंपनी के पीछे जाए तो ये एक रेड फ्लैग की तरह ही है। वो आप अपने मतलब देख सकते हैं कि हमें ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे प्रमोटर पर भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर रेड फ्लैग नंबर 14 की बात करें तो ऑब्सेस विद ग्लोबल एक्सपेंशन डिस्पाइट वीक होम मार्केट। अब कई कंपनी है जो डोमेस्टिक लेवल पे तो अच्छा नहीं कर पा रही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, और वो कंटिन्यू बेसिस पे क्या करना चाह रही है, एक्सपेंशन करना चाह रही है। तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। अब यहाँ दो केस स्टडी से समझते हैं। जैसा कि हमने कल कॉन कॉल करी, उसके अंदर एक था के इंडस्ट्री। तो उन्होंने बोला था कि वो उनके सनात वाली जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी को प्रॉपर यूटिलाइज कर सके। उस मतलब वो कैपेसिटी जो प्लांट है वो यूटिलाइजेशन की कंडीशन में है, उससे पहले वो अपने लिए ग्लोबल मार्केट के रास्ते भी खोल रहे हैं। बट उससे पहले उनका जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें भी काफी अच्छी प्रेजेंस है, उसके बाद वो इंटरनेशनली उस चीज को फोकस करके स्ट्रेटेजिकली वो डिसीजन ले रहा है। दैट इज गुड पॉइंट। बट अगर कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि गीतांजलि जेम्स की, इसके बारे में आपने सुना होगा, जो कि नीरव मोदी की कंपनी थी जिसने 13,000 करोड़ का पीएनबी का जो घपला किया था वो। अब वो डोमेस्टिक मार्केट पे इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रहे, उसके बाद में भी उन्होंने एक्सपेंशन पर फोकस किया ग्लोबली, कि हम बाहर जाएं, इंडिया के बाहर निकल के डोमेस्टिक से फॉरेन कंपनी बने हैं। तो एंड में रिजल्ट क्या हुआ, ये एक स्कैम बन के रह गया और कंपनी ना अच्छा कर पाई और सब कुछ तहस नहस हो गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेड फ्लैग, कि कंपनी डोमेस्टिक लेवल पे अच्छा नहीं कर पा रही बट इंटरनेशनली वो जा रही है, और हो सकता है वहां पे भी फेल हो सके। ये रेड फ्लैग भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको लेकर। तो इसको आप क्रॉस चेक अच्छे से कर सकते हैं। ये टोटल 14 रेड फ्लैग हो गए। और लास्ट जो रेड फ्लैग है, प्रमोटर गोइंग टू अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन एंड वेंचरिंग इनटू फैंसी सेक्टर विदाउट एनी प्लान। तो कई बार क्या होता है, जो प्रमोटर होता है, कंपनी होती है, उनका कोई मान लीजिए आज मैं बिस्किट बना रहा हूँ और बिस्किट से मैं एरोप्लेन वाली कंपनी उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इनका कोई आपस में लिंक नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम दो केस स्टडी लेते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप जैसे एयरपोर्ट वाले बिजनेस के अंदर या इंफ्रा वाले बिजनेस के लिए बिजनेस में था, तो इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन के रूप में अंबुजा को और एसी सीमेंट को खरीदा। दैट इज अ गुड पॉइंट, क्योंकि इससे इनको क्या होगा कि जब ये स्केल अप करेंगे, मतलब इन्हीं चीज़ों को आगे करेंगे, मतलब बिजनेस में ग्रोथ आएगी, तो वो अंबुजा मतलब इंफ्रा वाले बिजनेस को या एयरपोर्ट वाले बिजनेस को सीमेंट के रूप में जो भी मटेरियल चाहिए वो एसीसी या फिर अंबुजा से ये सप्लाई हो जाएगी। तो ये एक अच्छा डिसीजन है। वहीं अगर हम बात करें कि हमारे देश का मोस्ट पॉपुलर ग्रुप रिलायंस ग्रुप के, जिसमें एडीएजी ग्रुप यानी कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, उसकी बात करें तो इन्होंने कहीं ऐसे जहाँ इनकी एक्सपर्टीज नहीं थी वहां पे भी इन्होंने एक्सपेंशन किया, जैसे टेलीकॉम के अंदर, पावर के अंदर, डिफेंस, मीडिया, इंफ्रा के अंदर। तो जहाँ पे एक्सपर्टीज नहीं थी वहां पे भी इन्होंने एक्सपेंशन किया, और लास्ट में एक्सपेंशन के चक्कर में या इतने रॉन्गली डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में आज कंपनी ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी की फाइल उस पे है, दरवाजे पे। और ईडी या फिर सेबी की इन पे कंटिन्यू बेसिस पर डंडा चल रहा है। तो ये थे टोटल 15 रेड फ्लैग्स, जो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। एंड ऑब्वियसली मेरा जो कंटेंट है वो एंटरटेनमेंट कंटेंट नहीं है, बट आई होप दिस विल हेल्प यू टू इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। एक फंडामेंटल वीडियो थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।